चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं आपको। माई सेल्फ CA संजय शाह। वैसे तो मैंने और भी डिग्रीज ले रखी है, बट वो सब लगाता नहीं हूँ क्योंकि आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो हमको अलाउड होता है एक ही डिग्री यूज़ करना। तो इसलिए मैं अपने आप को CA बोलता हूँ। बाकी CS भी किया हुआ है, CMA भी किया हुआ है, लॉ भी किया हुआ है, BCom तो सब कर ही रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे तो आप संजय बोल दिया करो, संजय सर। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स आप लोग को 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। आपको ये अवेयरनेस तो होगी कि आपके CA में फाइनल में आपका जो सिलेबस अप्लाई होगा वो होगा सिलेबस 2022, है ना। लास्ट ईयर इंस्टीट्यूट ने सिलेबस चेंज कर दिया है। तो उससे पहले कौन सा सिलेबस चलता था? 2016। उससे पहले 2012 चलता था। तो ऐसे टाइमली कोर्स रिवाइज हुए हुए हैं, और कोर्स रिवीजन होता है तो ऑब्वियसली पूरा स्ट्रक्चर भी बदल जाता है पेपर का। तो अब अपन सिलेबस 2022 की बात करेंगे। एज पर सिलेबस 2022 आपके कोर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, जिसको इंस्टीट्यूट ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 बोलता है। क्योंकि 2 ग्रुप आप लोग इंटर में करके आए हो और 2 ग्रुप आपका फाइनल में है, तो इसलिए उसको ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 बोलते हैं लोग। वैसे अपने लिए फाइनल के लिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हो गया है। अच्छा, ग्रुप 3 में कितने पेपर्स है, आइडिया है? 4 पेपर है ना। ग्रुप 3 में यानी जो आपका फर्स्ट ग्रुप रहेगा फाइनल में, उसमें 4 पेपर्स है। पहला पेपर कौन सा है? लॉ, है ना। कॉर्पोरेट लॉ एंड जो भी आपका लॉ होता है, वो ग्रुप फर्स्ट का, थर्ड का पहला पेपर है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पेपर कौन सा है? एनी आइडिया? लॉ के बाद कौन सा पेपर आता है? हाँ, तो लॉ के बाद है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसी को शॉर्ट में यहाँ पर बोलते हैं SFM। जिसको आप लोग इंटर में सिर्फ FM बोलते थे, उसको यहाँ पर हम लोग SFM बोलते हैं। मतलब ये FM सब्जेक्ट ही है, बस इंटर में अलग FM पढ़ी थी, यहाँ पर थोड़ा और अच्छा FM पढ़ाया जाएगा, मतलब एडवांस्ड वर्जन पढ़ाया जाएगा। जैसे आप लोगों ने 11th में भी अकाउंट्स पढ़ी है, आप लोगों ने 12th में भी अकाउंट्स पढ़ी है, फिर उसके बाद इंटर में भी आके अकाउंट्स पढ़ रहे हो, फाइनल आएगा उसमें भी अकाउंट्स आएगा। तो क्या होता है, कुछ नया सिखाते जाते हैं। तो ऐसे ही FM बेसिक्स आपने इंटर में सीखा है, अब उसको एडवांस्ड वर्जन पे लेके जाएंगे, वो अपने लिए यहाँ पर स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद थर्ड पेपर कौन सा है, एनी आइडिया? हाँ बिल्कुल, जो शायद अभी सर ने आपको पढ़ाया होगा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और नेक्स्ट पेपर जो है वो है आपका कौन सा? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और डैश करके इंस्टीट्यूट बोलता है डिसीजन मेकिंग, यानी आप शॉर्ट में SCM बोल सकते हो। ये कॉस्टिंग सब्जेक्ट है आपका, जिसको आप इंटर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, वो हम लोग का कोर्स में यहाँ पर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के नाम से। और इस कॉस्टिंग के कोर्स में काफी कुछ सिमिलर है जो कि इंटर में आप लोगों ने पढ़ा है, मतलब कॉस्टिंग वही रहेगी, और इसलिए बस खाली एडवांस्ड वर्जन ऑफ क्वेश्चंस कराए जाएंगे, बाकी चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम से ही लगेंगे आप लोग को सब। तो ये मैंने इसलिए बताया आपको, बाकी ऑब्वियसली 4 पेपर और है ग्रुप 4 में। मैं ये सेकंड और फोर्थ पेपर पढ़ाता हूँ, दैट इज SFM और SCM। ये दोनों सब्जेक्ट मेरे ही रहेंगे, 2 सब्जेक्ट तक झेलना पड़ेगा, देखो। ठीक है ना। तो SFM और SCM यानी कॉस्टिंग और FM दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और ये दोनों ही मैं लेता हूँ। दैट इज माई सेल्फ CA संजय शाह टेक्स 2 सब्जेक्ट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, पेपर नंबर वाइज बोले
तो ये आपका पेपर नंबर 14 है एंड स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 16 है। अच्छा, पेपर नंबर क्यों लगाया गया है, मतलब ऐसा क्यों हुआ है कि इंस्टीट्यूट हर सब्जेक्ट को एक पेपर का नाम देता है, पेपर 14, पेपर 13, ऐसा क्यों? सर नहीं, वो तो ठीक है, पर ऐसे पेपर नंबर क्यों देने की जरूरत है? क्योंकि ऑर्डर फिक्स है, मतलब एग्जाम में जब भी पेपर होता है ना तो वो इसी ऑर्डर में ही होगा, इसलिए उन्होंने पेपर नंबर वाइज बोल रखा है। मतलब कभी भी जब भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम पहले हो गया, कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम बाद में हो गया, वो एकदम सीक्वेंस में चलता है, इसलिए वो लोग पेपर नंबर लिखते हैं साथ में। तो अपना एसएफएम का पेपर हमेशा सेकेंड ही रहेगा, जब भी आपका एग्जाम शुरू होगा वो हमेशा सेकेंड पेपर ही रहेगा, जब भी एग्जाम होगा तो कॉस्टिंग हमेशा फोर्थ पेपर ही रहेगा। अच्छा, ग्रुप्स क्यों बनाए जाते हैं? वैसे तो आप इंटर से आए हो तो आपको आइडिया होगा, फिर भी ग्रुप्स क्यों बनाए गए हैं? ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? ग्रुप 3, ग्रुप 4, एक साथ ही बोल दो 8 पेपर देने। हाँ, तो जरूरी थोड़ी है कि 8 दो, है ना। हमारे सीए के कोर्स, सीएमए के कोर्स, सीएस के कोर्स ये इस तरह से डिजाइंड है कि आपको बोला जाता है कि जरूरी नहीं है आप सारे पेपर्स एक साथ दो, ठीक है। तो वो बोलते हैं आप 4 भी दे सकते हो। तो अब ऐसे तो कोई बोलेगा कि मुझे तो ये वाले 4 देने जो मेरे फेवरेट है ना, तो वो फेवरेटिज्म नहीं चलेगा। वो सिलेक्ट कर रखा है कि या तो आपको ग्रुप 3 के 4 देने पड़ेंगे या आपको ग्रुप 4 के 4 देने पड़ेंगे, बट क्योंकि आप लोग जल्दी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका टारगेट सिर्फ पास होना तो नहीं होगा, आपका टारगेट तो होगा कि भाई रैंक लाए, अच्छे मार्क्स लाए। तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि कौन सा ग्रुप क्या है, ठीक है, आपको तो 8 पेपर देने ही है, ठीक है। ऑब्वियस हमेशा टारगेट बड़ा बनाओ, टारगेट बड़ा बनाओगे तब जाके थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। अगर छोटा टारगेट बना के चलोगे तो वैसे और कम हो जाएगा, फिर तो आप पहले ही सोच के चलोगे मैं एक ही ग्रुप करूंगा, तो फिर आप समझो कि एक भी मुश्किल ही होगा। आप सोचो 2 करने का, नहीं होगा वो अलग चीज है, दैट लीव मतलब लेफ्ट इट ओवर गॉड, कि वो हमने गॉड के ऊपर छोड़ दिया क्या रिजल्ट आएगा, और कोशिश पूरी करो। एग्जाम तक आपके पास टाइम है ये डिसाइड करने का कि आपको कौन सा ग्रुप देना है, बट एक बार कोशिश दोनों ग्रुप की किया करो, ठीक है। खैर मेरा तो दोनों ही इसमें है, मुझे तो मतलब कोई नुकसान नहीं है, बट स्टिल एक सजेशन था कि हमेशा दोनों का ही टारगेट करना चाहिए। तो आज जो है वो मैं आपके एक ही सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करूंगा, दैट इज पेपर नंबर 16, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो पहले तो मैं आपको कोर्स का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि अपना यहाँ कोर्स क्या है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट है ये आपके लिए। हमारे यहाँ कॉस्टिंग कोर्स में 2 पार्ट बना रखे इंस्टीट्यूट ने, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब 2 सेक्शन में कोर्स को डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 जो है ना वो प्योर कॉस्टिंग है, मतलब आपको इसमें कॉस्टिंग के चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। कॉस्टिंग के चैप्टर्स का एग्जांपल दूं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आप लोग इंटर में पढ़ते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस वाला चैप्टर, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस, ओवरहेड वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, सेल्स वेरिएंस, उसको वो तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में उसको और आगे तक लेके जाऊंगा, मतलब पूरा एकदम फुल कंप्लीट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो ये एक चैप्टर अपने यहाँ पर रहता है, ये कॉस्टिंग का चैप्टर कहलाता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में जैसे आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है की फैक्टर, की फैक्टर करके एक टॉपिक आता था, और शायद पढ़ा होगा मेक और बाय, कि बनाए या खरीद ले, ठीक है। इसके अलावा शट डाउन डिसीजन, कि बंद कर दे क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग, प्राइसिंग, वही सब आएगा यहाँ पर अगेन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है। बाकी हाँ वही को चैप्टर है। कॉस्टिंग का कोर्स जो होता है ना वो लिमिटेड ही होता है, तो इसलिए चैप्टर्स रिपीट ही होंगे। और थर्ड में हमारे यहाँ पर आ जाता है एक्टिविटी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये आपके लिए नया रहेगा, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आएगा जस्ट
इन टाइम, जस्ट इन टाइम, ये नाम आपने सुना होगा, बाकी चैप्टर है यहाँ पर एक। और इसके अलावा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसके अलावा पैरेटो एनालिसिस, ये सब हम लोग का कॉस्टिंग का कोर्स रहेगा। अलग अलग नाम से है बुक में, पर अल्टीमेटली पढ़ाना यही सब टॉपिक है। डिसीजन मेकिंग इज अ मिक्स ऑफ मल्टीपल टॉपिक्स, एंड उसके अलावा बाकी ये चैप्टर्स रहते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इंस्टीट्यूट ने 60 मार्क्स का बोल रखा है, 60% वेटेज है इसका। आउट ऑफ 100 मार्क्स 60 मार्क्स की आपकी ये कॉस्टिंग चैप्टर्स रहेंगे, जिसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इन सब की बातें चलेंगी। और जो पार्ट 2 है ना, वो 40 मार्क्स का है, विच इज बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाते हैं इसमें। क्यूटी शॉर्ट में अपन बोलते हैं, क्यूटी या ओआर। तो आप लोग के इंटर में था एक सब्जेक्ट ओएमएस, ठीक है, उसमें पढ़ाते थे आपको क्यूटी के चैप्टर्स। जैसे मैं नाम याद दिलाऊं तो आपको पढ़ाते थे असाइनमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। आपने पढ़ा होगा ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल सही। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा आपने पढ़ा है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के अलावा आपने पढ़ा है, ऑनलाइन सब कनेक्टेड है ना, वॉइस क्लियर है आप लोग को? सिमुलेशन। हाँ, एक आप लोग पढ़ते थे नेटवर्क एनालिसिस, जिसको आप लोग पर्ट सीपीएम के नाम से जानते हो। नेटवर्क एनालिसिस या पर्ट सीपीएम बोलते थे। और कोई था क्या? कौन सा था? लर्निंग कर्व था, लर्निंग कर्व है ना, ये था आप लोग के। और क्या था? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या था? वो तो पर्ट सीपीएम में आ गया ना शायद। क्यूइंग थ्योरी थी क्या आपके इंटर में? अच्छा, नहीं अपने तो नहीं है यहाँ पर। गेम थ्योरी जरूर है यहाँ पे, गेम थ्योरी था इंटर में। ये गेम थ्योरी नहीं ना, वो नया रहेगा अपने लिए, गेम थ्योरी। और इसके अलावा यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा, एप्लीकेशंस है। मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है? अगर किसी के पास मैथ्स थी 12th तक, तो ना उसमें डिफरेंशिएशन एक टॉपिक आता था, और डिफरेंशिएशन के आगे उसमें मैक्सिमा मिनिमा पढ़ाते थे कि मिनिमम करना है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए, और मैक्सिमम करना है तो क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ये सब आते थे। वो यहाँ पर है हमारे कोर्स में, मैक्सिमा मिनिमा। और इसके अलावा यहाँ पर टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस है। टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस इज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स। तो जैसे आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ा होगा स्टैट्स में ना, हाँ फाउंडेशन में, हाँ बिल्कुल फाउंडेशन में था आपके स्टैट्स में, वही चैप्टर यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर एक थ्योरी चैप्टर और है, डेटा एनालिसिस। 10th एक आएगा डेटा एनालिटिक्स टूल, ये थ्योरी चैप्टर रहेगा। ये आपका बेसिकली शॉर्ट में अपन बोले तो कोर्स है। तो मतलब 60 नंबर की तो कॉस्टिंग है और 40 नंबर का अपना क्यूटी का कोर्स रहेगा। टोटल इस तरह से 100 नंबर का पेपर डिवाइडेड है।
तो आप पूछोगे सर आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज मैं कोई भी न्यू चैप्टर नहीं लूंगा स्टूडेंट्स। आज मैं पहले आपको कॉस्टिंग के बेसिक्स रूल सिखाऊंगा कुछ, जो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इंटर से आना चाहिए। पर क्या होता है कि भूल जाते हैं, या हो सकता है वो बात हमको याद नहीं रही हो, तो इसलिए मैं तो एक बार बेसिक से ही शुरू करता हूँ। फिर वो बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग को ये सब आ गया है, तब मैं एक नए चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। तो उससे क्या है, वो चैप्टर जल्दी समझ में आएगा। तो मेरा आज बेसिक्स स्टार्ट हो रहा है, तो हेडिंग डाल लीजिए एक तो आप लोग बेसिक्स। बेसिक्स एकदम बेसिक्स से शुरू कर रहे हैं हम लोग। आज कोई न्यू चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, आज एकदम बस बेसिक आइडिया लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। तो मेरा सब्जेक्ट का नाम है स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इसमें वर्ड यूज हो रहा है कॉस्ट, ये सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट के लिए। तो जल्दी से बताओ कॉस्ट का मतलब क्या होता है। ये तो हिंदी में आपने ट्रांसलेट कर दिया लागत, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारा खर्चा आ रहा है वो हमारे लिए कॉस्ट है। पर मैं इसको पार्शली करेक्ट बोलूंगा। क्या है कि सिर्फ प्रोडक्ट बनाने में ही खर्चा नहीं होता, और भी चीजें करते हैं। नहीं ठीक है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो बनाने का ही पार्ट माना। हाँ ठीक है, कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो, आपको ये नहीं बोलना चाहिए कुछ भी बना रहे हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि बनाया ही जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं, आज से आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई, तो क्या हमारे पढ़ाने में भी कॉस्ट लगती होगी? खर्चे तो हमारे भी है। तो क्या हम ये बोले कि हम आपको बना रहे हैं? हाँ बना तो रही है, वैसे सीएमए बनाएंगे आपको। पर क्या हम इसको सीएमए फैक्ट्री बोल दें कि बोले ये तो सीएमए फैक्ट्री है, तो जो इंटर से आया वो तो रॉ मटेरियल है, और जो सीएमए फाइनल बन जाएगा वो हमारा फिनिश गुड्स है। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते ना। ये एक सर्विस है, पर क्या सर्विस देने में भी कॉस्ट लगती है? तो इसलिए यू शुड से कि कोई भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस तीन तरह के होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक होता है सर्विस बिजनेस, और एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। तो इन तीनों में से कोई भी बिजनेस करोगे तो खर्चा होगा, और बस उसी को कॉस्ट बोलना है। ठीक है, लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग डालिए कॉस्ट। it refers to the it refers to the amount it refers to the amount which is incurred in a business. It refers to the amount which is incurred in a business. It refers to the amount which is incurred in a business, ब्रैकेट में मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सर्विस एंड ट्रेडिंग। It refers to the amount which is incurred in a business, ब्रैकेट में मैन्युफैक्चरिंग कॉमा सर्विस एंड ट्रेडिंग, ब्रैकेट क्लोज, full stop. It includes both actual and notional cost. It includes both actual and notional cost. देखिए मैंने जो डेफिनेशन लिखवाई ना, उसमें तीन की वर्ड्स है, अमाउंट, इनकर्ड और बिजनेस। तो बिजनेस तो आप समझ गए कि ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होता है, सर्विस भी होता है, ट्रेडिंग भी होता है। कोई भी बिजनेस करोगे तो उसमें पैसा जरूर लगेगा। अच्छा, खर्चा हमारी पर्सनल लाइफ में भी होता है। ठीक है, जैसे अपन घर पे रहते हैं तो उसमें भी खर्चा तो हो ही रहा है, लाइट का बिल वहां भी आ रहा है, अगर घर किराए का है तो रेंट उसका भी दे रहे हैं, क्लीनर आ रहे हैं तो उनको सैलरी भी दे रहे हैं। पर हम उनकी बात नहीं करते हैं। जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस के लिए,
ये जो सब्जेक्ट लगाया जाता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ा है, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाया जाता है हमेशा। पर जब आप लोग डीटी पढ़ते हो, डायरेक्ट टैक्स, तो डायरेक्ट टैक्स ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बिजनेस के लिए, वो इंडिविजुअल के लिए भी है। तो कोई अगर खुद इनकम पर्सनली कमा रहा है वो भी टैक्स भरता है, बिजनेस कमा रहा है वो भी टैक्स भरता है। पर जब हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट बोल रहे हैं तो सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पर्सनली नहीं सोचना है कि मैं घर पे क्या कर रहा हूं। तो आप अगर पढ़ने आए तो खर्चा उसमें भी है, पर मुझे उससे मतलब नहीं है। पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसमें खर्चा है क्योंकि मेरा बिजनेस है। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेस तो ध्यान रखना ही है। अच्छा, दूसरा हमने बोला अमाउंट होना चाहिए। अमाउंट का मतलब होता है मॉनिटरी वैल्यू होनी जरूरी है। अगर आपको किसी को कॉस्ट बोलना है, किसी आइटम को आपको उसको कॉस्ट मानना है, तो जरूरी है कि उसकी मॉनिटरी वैल्यू निकाली जाए। तो अगर मैं आपको बोलूं मैं आपको 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, तो वो कॉस्ट नहीं है किसी के लिए। पर उस 2 घंटे के मैं 2000 रुपए लेके जा रहा हूं, तो वो हमारे बिजनेस के लिए कॉस्ट है। तो क्वेश्चन आपको टाइम दे दे, क्वेश्चन आपको क्वांटिटी दे दे, तो वो कॉस्ट नहीं मान सकते। पर उस क्वांटिटी की रेट से मल्टीप्लीकेशन कर दे, अमाउंट आ जाएगा। आर्स की रेट से मल्टीप्लीकेशन कर दे, उसका अमाउंट आ जाएगा। तो अमाउंट में मेजर करना जरूरी है। तो मॉनिटरी वैल्यू होना जरूरी है, बिजनेस होना जरूरी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इनकर होना जरूरी है। बता सकते हो इनकर का मतलब क्या होता है? स्पेंड मतलब जैसे एक्चुअली में, मतलब एक्चुअल कैसे पता लगाऊं मैं? जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं, आप सही बोल रहे हो पर आप ठीक से नहीं बता पा रहे, तो मैं एक एग्जांपल से आपको याद दिलाता हूं। मान लीजिए रॉ मटेरियल परचेज किया मैंने 10,000 किलो, ठीक है, और ये 1 किलो 5 रुपए का था, यानी 50,000 रुपए का रॉ मटेरियल है। अच्छा, इसमें से मैंने 8,000 किलो मटेरियल मशीन के अंदर डाल दिए और इससे मेरा फिनिश गुड्स बन के बाहर आ गया। तो बताओ कॉस्ट कितनी बोलोगे? 40,000? 50,000 नहीं, मॉनिटरी वैल्यू तो 50 है। हाँ, इनकर का मतलब पूछ रहा था ना मैं। इनकर का मतलब होता है यूज। यूज कितना किया, जो बोल रहे थे स्पेंड। स्पेंड का मतलब क्या है? स्पेंड का मतलब पैसे देना नहीं होता है। स्पेंड का मतलब होता है उसको यूज करना। तो हो सकता है कि मैंने जब मटेरियल खरीदा तो मैंने 50,000 रुपए निकाल के दिए हैं, पेमेंट तो मैंने 50,000 का किया है, पर काम में तो मैंने 8,000 इंटू 5 यानी 40,000 रुपए का ही लिया है। उसको बोलते हैं इनकर। तो कॉस्टिंग का ये रूल है कि कॉस्ट वही होगा जो इनकर हुआ होगा, जो एक्चुअली यूज हुआ होगा। जो यूज ही नहीं हुआ वो आपकी कॉस्ट नहीं होती है। अरे समझ में? तो रॉ मटेरियल खरीद लिया जरूरी नहीं है वो कॉस्ट है। हो सकता है मैंने उसको खरीद के गोडाउन में रख दिया, तो उसको कॉस्ट में थोड़ी जोड़ दोगे। पर अगर मैंने गोडाउन में से निकाल लिया और उसको मशीन के अंदर डाल दिया, तब मैं बोलूंगा कि हाँ भैया मटेरियल काम में ले लिया है, ये हमारा खर्चा है। अरे समझ में? तो रॉ मटेरियल परचेज्ड इज नॉट अ कॉस्ट, बट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ कॉस्ट। जब आप कॉस्ट शीट बनाते थे तो आप उसमें सबसे पहला आइटम क्या लिखते थे? रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो कभी सोचा कि कंज्यूम्ड क्यों लिखते, परचेज क्यों नहीं लिखते? क्योंकि कॉस्ट ही नहीं है परचेज, कंज्यूम्ड इज अ कॉस्ट। पक्का क्लियर है? लिखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल परचेज्ड। एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल परचेज्ड is not a cost. Raw material purchased is not a cost, comma, but raw material consumed is a cost. कोई अगर लिखना चाहे तो इनकर के आगे यूज्ड मीनिंग लिख सकता है ना। इनकर का मतलब होता है यूज होना। एक और एग्जांपल देता हूं जिससे और क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए मैंने अपने बिजनेस में एक एम्प्लॉय को हायर किया, ठीक है,
और वो एम्प्लॉय के साथ मेरी सैलरी फिक्स हुई है 5,000 रुपए पर मंथ, हर महीने का मुझे उसे 5,000 रुपए देना ही है। अच्छा, मेरे एम्प्लॉय ने जनवरी में काम किया, मेरे एम्प्लॉय ने फेब्रुअरी मेरे एम्प्लॉय ने फेब्रुअरी में काम किया, मार्च में काम किया, 3 महीने काम किए उसने, पर पैसे नहीं होने की वजह से मैं उसको पेमेंट नहीं कर पाया। अच्छा, वैसे 3 महीने की सैलरी होती कितनी है? 15,000, 5-5 हज़ार रुपये महीना, तो 3 महीने का 15,000। पर मेरे पास पैसे नहीं थे बिजनेस में, तो मैं पेमेंट नहीं कर पाया। तो बताओ, क्या ये 15,000 कॉस्ट मानोगे? मानेंगे। तो अगर हम डेफिनेशन में बोलते हैं अमाउंट विच इज पेड, अमाउंट विच इज पेड इन अ बिजनेस, तो आप बोलते पैसे तो दिए ही नहीं सर, कॉस्ट कैसे मान ले? पर हम बोल रहे हैं अमाउंट विच इज इनकर्ड इन अ बिजनेस, यानी विच इज यूज्ड इन अ बिजनेस। काम तो करवा ही लिया, पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ? अक्रूड भी तो हो सकता है, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं इसको अपन। तो यानी आउटस्टैंडिंग है तो भी खर्चा है, पैसे नहीं दिए तो क्या बात है? पर अगर मान लो ऐसा हुआ कि ठीक है, आउटस्टैंडिंग चल रहा था, 15,000 तो देने ही थे, फिर मार्च एंड में मेरे पास पैसे आ गए, तो एम्प्लॉय ने बोला सर पैसे आए हैं ना, आप एक काम करो, आप अप्रैल का भी दे दो अभी, आपका भरोसा नहीं है बाद में दोगे नहीं दोगे। ठीक है, तो मैंने 15,000 प्लस 5,000 मार्च में ही दे दिए उसको, 20,000 रुपए दे दिए। अब बताओ कॉस्ट कितनी? 15,000 ही बोलोगे। ठीक है, वो प्रीपेड है, तो प्रीपेड इज नॉट अ कॉस्ट। एडवांस में किसी को पैसा दे दिया वो खर्चा नहीं है, पर अगर आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं है, फिर भी काम में तो ले लिया है, तो भी वो कॉस्ट है आपके लिए। ठीक है, तो लिखिए सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल लिखिए, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ कॉस्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो खर्चा है, कॉमा बट प्रीपेड expenses is not a cost। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कोई फॉर्मेट पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये तो एकदम लॉजिकल चीज है कि अगर पैसा नहीं दिया है तो भी खर्चा है, और पैसा दे दिया है और काम में ही नहीं लिया है तो खर्चा नहीं है, हटाओ उसको। तो जैसे ये आप लोग कहा करते थे, मैं याद दिलाता हूँ, एक तो आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा इंटर में, तो उसमें आता था वेजेस दिया, तो वेजेस दिया तो कभी कभी आउटस्टैंडिंग भी बोल देता था तो आप ऐड कर देते थे, कभी प्रीपेड बोल देता था तो आप माइनस कर देते थे। इसके अलावा आपने ओवरहेड चैप्टर पढ़ा होगा, तो ओवरहेड में आपके वो था क्या, सप्लीमेंट्री रेट मेथड, तो वहां भी आपको स्टेप 1 में एक्चुअल ओवरहेड निकलवाते होंगे कि एक्चुअल में कितना ओवरहेड लगा, तो उसमें ओवरहेड जितना भी इनकर हुआ वो लगा देते थे, माइनस अगर पिछले साल का है तो वो लेस कर देते थे, और अगले साल का है तो वो भी माइनस कर देते थे, और कोई एबनॉर्मल होता था तो वो भी हटा देते थे। तो ऐसा हम लोग कई सारे चैप्टर्स में कर सकते हैं, हर चैप्टर में सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक रूल है कॉस्टिंग का। ठीक है, अच्छा थर्ड एग्जाम्पल लिखिए। चलो मैं पहले समझा देता हूँ क्या है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, स्टूडेंट्स मैं प्रोडक्शन कर रहा था, तो प्रोडक्शन करने के लिए मैंने मटेरियल लगाया, एम मतलब मटेरियल, 10,000 रुपए का लगाया, और मैंने लेबर को वेजेस दी, डब्ल्यू मतलब वेजेस, तो मैंने 5,000 रुपए की वेजेस भी दी। और क्योंकि आप समझते हो तो मैं ओवरहेड लिख देता हूँ सीधे, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट जो भी होते हैं, तो मान लीजिए 5,000 रुपए का मेरा वो भी लगा, और इसके अलावा ये मशीन भी तो लगी, तो ये मशीन जो थी ना ये भी 10,000 रुपए की है, और इससे मेरे फिनिश गुड्स बन गए, तो बताओ इनकी कॉस्ट कितनी है? 20,000 होगी। मशीन नहीं लोगे? फिक्स्ड है मतलब फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट तो लेते ही है ना कॉस्ट में, आप खुद ही बोल रहे हो कॉस्ट। हाँ, तो वही इनकर, मशीन
यूज तो आ रही है, पर क्या आप पूरी मशीन को एक बार में यूज कर लोगे? क्या मशीन्स की एक लाइफ होती है ना? तो मान लो जैसे मशीन की लाइफ है 5 इयर्स, और मैंने तो अभी सिर्फ 1 साल ही यूज किया है, तो आप कॉस्ट लो, मशीन की कॉस्ट को छोड़ना नहीं है। ये भी मत बोलो कि छोड़ दिया हमने, उसको नहीं लेंगे, 20 ही मानेंगे। आप उसको लो, पर जितना यूज किया है उतना लो। तो यानी 2000 रुपए आप ले सकते हो। तो ये तो थे ही, और इसके अलावा 2000 हम इसको डेप्रीसिएशन के नाम से बोलते हैं, तो वो 2000 का डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे और कॉस्ट हो जाएगी 22,000। अज्यूमिंग की ओवरहेड में अभी डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। अगर इंक्लूडेड मानते हो तो फिर वो भी ऐड नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ कि कोई भी मशीन खरीदते हैं, कोई भी बिल्डिंग खरीदते हैं, कोई भी प्लांट खरीद रहे हैं, क्वेश्चन ये सब बोलेगा, जानबूझ के डालेगा ये आपके क्वेश्चन में, जिससे आप गलती कर दो, या तो आप उसको छोड़ ही दोगे या फिर उसको आप ले ही लोगे। पर हम बोल रहे दोनों ही नहीं करना, आप उसमें से पोर्शन निकालना कि कितना पोर्शन आपने यूज किया है, उतना डेप्रिसिएशन कॉस्ट में जोड़ना। तो लिखिए थर्ड एग्जांपल है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बोलते इसको, फिक्स्ड असेट बोलते हैं। फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड, फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड is not a cost. Fixed assets purchased is not a cost, comma, but depreciation, comma, but depreciation charged on it, but depreciation charged on it is a cost, but depreciation charged on it is a cost. और रीजन सिंपल है, इनकर देखना है आपको, कितना यूज किया आपने, ठीक है। अच्छा, लास्ट एग्जांपल है, मान लीजिए फिर से वही मशीन है, इस मशीन के अंदर हम मटेरियल डाल रहे हैं 10,000 किलो का, और 1 किलो 5 रुपए का है, तो 50,000 रुपए का हम मटेरियल इसमें डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक कस्टमर है जो इस गुड्स को लेने आया है, तो बताओ कॉस्ट कितनी बताएंगे कस्टमर को? 50,000। 10,000 किलो मटेरियल काम में लिया है, 50,000 कॉस्ट है। और भी कुछ बोलोगे तो वो भी ऐड कर देंगे, पर मैंने नहीं बताया तो कॉस्ट कितनी? 50। अच्छा, हुआ ये कि इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, और जिसकी वजह से सारा मटेरियल वेस्ट हो गया, गुड्स बना ही नहीं, वो मटेरियल खराब हो गया सब। पर कस्टमर खड़ा था, वो तो गुड्स मांग रहा है, तो हमने क्या किया, फिर से 50,000 रुपए का मटेरियल फिर डाल दिया, और अब की बार मशीन ठीक से चल गई, और अब वो गुड्स बाहर आ गए, और हमने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। बताओ कॉस्ट कितनी? आप बताओ, मैंने आपको स्टोरी समझा दी पूरी। एबनॉर्मल लग रहा है ये तो हम बोले नहीं हर बार मटेरियल खराब हो रहा है, हम तो बोले एक बार खराब हुआ, अगली बार डाला तो सही बन गया। तो ये तो एबनॉर्मल लॉस होता है, और जो एबनॉर्मल होता है वो हम कस्टमर से नहीं ले सकते, तो उसको हम अपनी कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते। तो एबनॉर्मल को हमेशा कॉस्टिंग P&L में डाला जाता है। पर अगर मान लो ये ऐसा होता कि मैं बोलूं कि ना 20,000 किलो मटेरियल डालना पड़ेगा, और मेरी कॉस्ट जो लगेगी वो 1 लाख लगेगी, और इसमें से हमको पता है कि 10,000 किलो तो वेस्ट होगा, और बाकी कैसे गुड से मतलब मटेरियल से बन जाएगा। तो अब क्या लग रहा है? नॉर्मल। और नॉर्मल है तो क्या कस्टमर से अब 1 लाख मांग सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर नॉर्मल लॉस है तो इट इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, उसको कॉस्ट में ऐड करना है। कि अगर बोले रिजेक्शन हो रहा है, स्क्रैप हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, नॉर्मली होता ही है, तो जोड़ो उसको कॉस्ट में। बट अगर बोल दे कि नहीं इस बार डिफेक्टिव निकल गया, हमेशा नहीं होता है, तो एबनॉर्मल है, कॉस्ट में से हटा देना। और क्या, जनरल रूल रहेगा ये, कोई हर चैप्टर में थोड़ी बताते रहेंगे आपको ये चीज। तो लिखिए फोर्थ, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस is included, normal loss is included in the cost
normal loss is included in the cost, comma, but abnormal loss is not included in the cost. Normal loss is included in the cost, but abnormal loss is not included in the cost. ठीक है, तो ये तो डिस्क्रिप्शन हुआ कॉस्ट के बारे में, कि अपने को समझ में है हम पढ़ के इसके बारे में रहे, कॉस्ट या जो कि इनकर हुआ था एक बिजनेस को करने में। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट आता है कि हम कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ते क्यों हैं, तो बता सकता है ये सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ाया जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, तो कोई पूछे अकाउंट सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ते हो? रिकॉर्ड्स बनाने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए, ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव है। तो वैसे ही हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हाँ, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, फ्यूचर प्लानिंग, मतलब हाँ, मतलब आप बोल रहे हो जैसे प्राइस निकालना, कॉस्ट को एस्टिमेट करना, कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या, यही तो जानना चाह रहे हैं। तो उसमें आता है डिसीजन मेकिंग करना। ये जो डिसीजन मेकिंग चैप्टर है क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है, डिसाइड करना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं लिखवा देता हूं एक बार आप लोग को, ये सब हेडिंग डालिए, ऑब्जेक्टिव, सेकंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो फर्स्ट लिखिए ascertainment of cost, ascertainment of cost of each, ascertainment of cost of each cost object, ascertainment of cost of each cost object, ascertainment of cost of each cost object। ये cost object का मतलब क्या होता है? हाँ, जिस पे हो रही है, मतलब एनीथिंग। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। जैसे मैं आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ, मैं आपसे सर्विस की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ, तो मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ, तो मैं आपसे प्रोसेस की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ, तो मैं आपसे बैच की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ, आपसे जॉब की कॉस्ट भी पूछ सकता हूँ। यही तो चैप्टर्स पढ़ते थे आप लोग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। तो ये सब क्या है? ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, कि हमको हर ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालनी है। हम बिजनेस में कुछ भी करें तो उस बिजनेस में जो भी कर रहे हैं उसकी कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है? नीचे लिख लो नोट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मीनिंग भी लिख लो। इट रेफर्स टू, कॉस्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एनीथिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एनीथिंग, कॉस्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एनीथिंग फॉर विच कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। कॉस्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू एनीथिंग for which cost can be calculated. Cost object refers to anything for which cost can be calculated. Example, product comma service, example product comma service, product comma service। फिर रिपीट कर रहा हूं, cost object refers to anything for which cost can be calculated. Example, product comma service comma process comma job comma batch etc। तो ये तो पहला ऑब्जेक्टिव है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये मेरी फैक्ट्री है ना? आपकी बार ये मशीन नहीं है, आपकी बार ये पूरी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर मेरे कुछ खर्चे लग रहे हैं। जैसे कि मेरा मेंटेनेंस का खर्चा हो रहा है 10,000 रुपए का, और मेरा पावर का खर्चा हो रहा है 20,000 रुपए का,
और मेरा डेप्रीसिएशन का भी कॉस्ट है 30,000 रुपए का। टोटल मिला के 60,000 रुपीज के मेरे खर्चे लग रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे क्या बोलोगे, ये सब मटेरियल है, लेबर है, या ओवरहेड्स है? ओवरहेड्स लग रहे हैं। अच्छा, अब इस फैक्ट्री में क्या है कि हम दो प्रोडक्ट बना रहे हैं। दैट इज हम जेल पेन भी बनाते हैं और हम बॉल पेन भी बनाते हैं। दोनों ही चीजें बनाते हैं हम तो, जेल पेन भी बनाते हैं, बॉल पेन भी बनाते हैं। अच्छा, क्वांटिटी भी बता दे रहा हूं। जेल पेन हम लोग 6,000 बनाते हैं और बॉल पेन हम लोग 4,000 बनाते हैं। ठीक है, जेल पेन और बॉल पेन दोनों बना रहे हैं। पहले तो ये बताओ, ये पॉसिबल तो है कि एक ही जगह पे दोनों चीज बना रहे हो? बिल्कुल पॉसिबल है, ये तो होता ही है। ठीक है, जैसे कैमलिन कंपनी है, नटराज कंपनी है, ठीक है, और रोटोमैक है, ये सब क्या करती है, ये सब अलग, सेलो हो गया है, ये सब अलग अलग वैरायटीज ऑफ पेन बनाते हैं। तो जेल भी बना रहे हैं, बॉल भी बना रहे हैं। तो बताओ कितना ओवरहेड जेल में डालूं और कितना ओवरहेड बॉल में डालूं? प्रपोर्शनेट किस प्रपोर्शन, मतलब इसी प्रपोर्शन में? तो गलत होता ही है, क्योंकि अगर आप 6,000 और 4,000 में बांट दोगे ना, तो जैसे आपने डिवाइड किया तो इसमें 36,000 रुपीज आएगा और इसमें 24,000 रुपीज आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो 36,000 डिवाइड बाय 6,000 6 रुपीज आएगा और 24,000 डिवाइड बाय 4,000 भी 6 रुपीज आएगा। तो फिर ये करने की जरूरत क्या थी, वो तो फिर 60,000 डिवाइड बाय 10,000 कर देता, तो भी 6 रुपीज ही आ रहा है। आप बोल रहे हो जेल पेन बनाएंगे तो भी 6 रुपए लगेंगे और बॉल पेन बनाएंगे तो भी 6 रुपए लगेंगे, तो यूनिट्स के प्रपोर्शन में नहीं करते हैं। हाँ, कंजम्पशन कैसे, मतलब? तो कैसे पता लगाऊंगा जेल पेन ने कितना पावर यूज किया? आप जो वो बोल रहे हो ना, वो आप डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हो। वो प्रोडक्ट्स में नहीं होते थे, वो डिपार्टमेंट्स में होते थे। कि जैसे ए बी सी 3 डिपार्टमेंट है, तो आपको बोले कि पावर को बांटो, तो आप कैपेसिटी आवर्स के बेसिस पे बांट देते थे। अगर हम बोले मेंटेनेंस को बांटो, तो आप वैल्यू ऑफ मशीन से बांट दिए। वो डिपार्टमेंट्स थे, मैं प्रोडक्ट बोल रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल के रेशो में बांट दो, डायरेक्ट मटेरियल लाऊं कहां से? मतलब ठीक है, आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ओवरहेड चैप्टर ही पढ़ाते थे इसके लिए, कि लेबर आवर्स से कर दो, मशीन आवर्स से कर दो, डायरेक्ट मटेरियल से कर दो। इसको आप लोग बोलते थे रिकवरी, एब्जॉर्प्शन, रिकवरी या एब्जॉर्प्शन बोलते थे। वो तरीका होता है प्रोडक्ट्स में ओवरहेड को बांटने का। और आपको फाइनल में सिखाया जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसमें यही सिखाया जाएगा कि ओवरहेड्स को प्रोडक्ट के बीच में कैसे बांटा जाए। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होता है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने का पहला रीजन ही यही है कि अगर दो चीज बना रहे हैं तो कैसे पता लगाए कि इसमें कितना और उसमें कितना। ठीक है, तो ये तो सिखाएंगे ही सब्जेक्ट में। दूसरा लिखिए, सेकंड लिखिए, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। फिर आपको यहां पर कॉस्ट बचाना भी सिखाया जाता है। तो जैसे दो वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉस्ट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं है आप लोग की ना बोले। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन, ये दोनों सेम चीज होती है, दोनों डिफरेंट होता है? डिफरेंट है, तो वही मैंने पूछा वर्सेस, है ना, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? और रिडक्शन? अच्छा ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट लग रही है उसको मेंटेन करना, उसको बोलेंगे कंट्रोल करना।
और जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट लग रही है उससे भी कम करना, उसको बोलेंगे रिड्यूस करना। लाइक जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है आपने, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता था, एक स्टैंडर्ड बना लेते थे और उसको एक्चुअल से कंपेयर करते थे। अगर स्टैंडर्ड जितना लग गया तो ठीक है, पर स्टैंडर्ड से ज्यादा लग गया तो हम एडवर्स बोल देते थे। तो वो कंट्रोल है कि आप अपने आप को स्टैंडर्ड पे रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पर जब रिडक्शन बोलते हैं तो रिडक्शन में कोई टारगेट नहीं होता है, आप कितना भी कम कर सकते हो। आप 10 पैसे भी कॉस्ट बचा लोगे ना तो भी बहुत है अपने लिए। कंट्रोल है तो देयर शुड बी अ टारगेट कि कितना कम करना है, 1 रुपए कम करना है, 2 रुपए कम करना है, 3 रुपए कम करना है, कितना करना है। पर जब रिडक्शन बोलते हैं तो 1 पैसा भी कम करोगे ना वो भी सही, क्योंकि बोलते हैं ना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अभी 1 पैसा 10 पैसा बचाओगे, अगले साल फिर 10 पैसा बचाना, उसके बाद फिर बचाना, तो ऐसे धीरे धीरे करके एक दिन बड़ा दिखेगा कि हमने इतनी कॉस्ट बचा ली। वो रिडक्शन है। कंट्रोल में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पर रिडक्शन में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि रिडक्शन इज फॉर लॉन्ग टर्म एंड कंट्रोल इज फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, एक अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, पर जब एंडलेसली काम करते हैं कि हाँ भाई नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो गया, और लॉन्ग टर्म हो गया तो फिर वहां क्वालिटी खराब नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए थर्ड लिखिए। थर्ड ऑब्जेक्टिव, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस of the cost object, fixing of selling price of the cost object। cost object मतलब बता ही दिया कि वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकता है, वो बैच भी हो सकता है। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ प्रोडक्ट में और जॉब में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड अ जॉब? ऐसे क्वेश्चन आते होंगे ना आप लोग के कि जॉब को, इस जॉब की कॉस्ट निकालो, जॉब एक्स की कॉस्ट निकालो, जॉब वाई की कॉस्ट निकालो। ठीक है, तो बताओ जॉब और प्रोडक्ट में फर्क क्या होता है? नहीं आइडिया? चलिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो बाटा कंपनी है, बाटा कंपनी क्या बनाती है? फुटवेयर, शूज। एग्जैक्टली शूज ही क्यों बोले अपन, स्लीपर्स भी बनाती है। ठीक है, तो फुटवेयर बोलना चाहिए। तो मुझे बताओ जब ये फुटवेयर बनाती है तो क्या वो आपसे पूछती है कैसा बनाना है? नहीं ना, वो तो बस बना लेती है अपने हिसाब से, उसके इंजीनियर डिजाइन कर देते हैं और वो बना लेती है, और फिर वो मार्केट में उतर जाती है कि भाई हम ये बेचने आए हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट। पर यही अगर मान लो मैं किसी कॉबलर के पास जाऊं और मैं बोलूं कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा मेरा शूज बना दो, तो अब उसको प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं, उसको जॉब बोलते हैं। जब आप किसी को कोई काम देते हो, वो उस काम को करके दे रहा है, तो क्या बोलेंगे? जॉब। पर अगर वो अपनी मर्जी से ही बना के दे रहा है, बस बोल रहा है ये है मेरे पास, तो क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट दे रहा है। आ रही बात समझ में? तो कॉस्ट तो दोनों में ही लगती है, इसलिए प्रोडक्ट की भी कॉस्टिंग होती है, जॉब की भी कॉस्टिंग होती है। और जो कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा हुआ है ना, वो एक जॉब ही है, बस उसको बोलते हैं बिग साइज ऑफ जॉब। वो थोड़ा बड़ा साइज का होता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, वो साइट पे जाके होता है, इसलिए उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट बोलने लग जाते हैं। बाकी उसमें भी यही हो रहा है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं हमारे लिए ये बना दो, तो जॉब ही तो दे रहे हैं उसको एक। समझ में आ रही बात? अच्छा, बैच और जॉब में क्या फर्क होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लिमिटेड टाइम जॉइंट वेंचर थोड़ी बोल रहे हैं जो लिमिटेड पर्पस के लिए हो रहा है। हाँ, जब हम बहुत सारी यूनिट्स एक साथ बनाते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं कि एक बनाएंगे फिर दूसरा बनाएंगे फिर तीसरा बनाएंगे फिर चौथा बनाएंगे, एक साथ बनेगा, तो उसको बोलते हैं बैच। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता एक स्टूडेंट आए वो पढ़ जाए, फिर दूसरा आए फिर वो पढ़ जाए, तीसरा आए फिर वो पढ़ जाए। पढ़ाएंगे तो सबको एक साथ ही पढ़ाएंगे, तो क्या बोलेंगे? बैच। ठीक है, जैसे बेकरी में होता है ऐसा कि बेकरी में आजकल आपने देखा होगा कप केक्स बनते हैं ना, कप केक्स छोटे छोटे मफिन्स टाइप बनते हैं।
तो क्या आपको लगता होगा बेकरी वाले एक एक कपकेक बनाता होगा? तो वो तो क्या है, एक एक मतलब एक बेसिकली मोल्ड ले लेता होगा और उसमें बहुत सारे एक साथ फिल कर देता होगा, ओवन में डालता होगा, एक साथ 50 केक तैयार। तो क्या बोलेंगे, बैच में बन रहा है। समझ में आई बात? तो मैं बोल रहा हूँ ये जो भी बना रहे हो, क्या इनकी प्राइस भी निकालना चाहोगे? है ना? तो वही थर्ड ऑब्जेक्टिव है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जो बना रहे हो उसकी प्राइस भी निकालो। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट बना रहे हो, चाहे जॉब बना रहे हो, चाहे बैच बना रहे हो, चाहे सर्विस दे रहे हो, प्राइस तो सबकी फिक्स करनी होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा इकोनॉमिक्स याद आ रहा है, मुझे बोलना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, कि प्राइस तो डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। तो फिर आप बोल रहे हो कि हम कॉस्टिंग में डिसाइड करेंगे प्राइस, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना। इकोनॉमिक्स बोलता है प्रोडक्ट की प्राइस डिमांड और सप्लाई से चलती है, मार्केट फोर्सेस से चलती है, और यहां बोल रहे हो कि प्राइस तो हम कॉस्टिंग में बताएंगे। मान लो मेरी डिमांड है और वो बोल रहे हैं कि 10 रुपए में बेचो, तो आप क्या प्राइस 12 रुपए रखोगे? 10 ही रखने हैं। जो डिमांड सप्लाई बोल रहा है वही प्राइस रखनी है। पर क्या है, हाँ बोलो बोलो, वॉइस थोड़ा लाउडली बोलो। रितिका थोड़ा लाउडली बोलो, आवाज नहीं आई। अच्छा, हम वैसे बोल रहे थे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि प्राइस जो है ना, वो लोएस्ट प्राइस जो है ना, वो कॉस्टिंग में डिसाइड होती है। जैसे आप बोला एक बेसिक, बेसिक नहीं बोलेंगे, मिनिमम, कि कम से कम कितने में बेच सकते हो, वो तो कॉस्ट से ही डिसाइड होगा। अब डिमांड सप्लाई अगर बोल रहा है कि और ज्यादा में बिक सकता है, तो ठीक है और ज्यादा में बेच देंगे। मान लो फॉर एग्जांपल कॉस्ट के हिसाब से मेरी प्राइस आ रही है 10 रुपए, और डिमांड सप्लाई बोल रहे हैं कि 12 रुपए में बेचो, तो ठीक है 12 में बेच देंगे, अच्छा ही है ना। पर डिमांड सप्लाई बोले कि 8 रुपए में बेचो, तो मैं बोल दूंगा ठीक है नहीं बेचना, नहीं बनाना, क्योंकि मेरी प्राइस ही अचीव नहीं हो रही है। तो अपनी प्राइस तो निकाल के रखनी पड़ेगी ना, तभी तो डिसाइड करोगे कि ये करना है कि नहीं करना है। समझ में आया क्या? तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा अपनी प्राइस पे ही सेल करें, प्राइस कस्टमर की भी देखनी पड़ती है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है। इसके लिए एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, टारगेट कॉस्टिंग। मैंने अलग से नहीं लिखवाया उसका नाम, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग में ही आएगा। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग में यही बोला जाता है कि आजकल का एनवायरनमेंट बदल गया है। पहले होता था सेलर्स मार्केट। कौन सा मार्केट? सेलर्स मार्केट। सेलर्स मार्केट मतलब जो बना के बेच रहा है ना, उसकी चलेगी। तो फिर वो अपनी कॉस्ट लगाता था, अपना प्रॉफिट ऐड करता था, अपनी प्राइस पे बेच देता था। आजकल हो गया कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसको हम बोलते हैं बायर्स मार्केट। मतलब अब बायर की चलती है, तो बायर बताएगा इतने में लूंगा, और कंपनी फिर उस प्राइस को अपना टारगेट बना लेती है कि हमको इस प्राइस पे बेचना ही है, और उसी से फिर अपनी कॉस्ट निकालती है कि अच्छा इतने में बनाना पड़ेगा, अगर इतने में देना है तो इतने में ही बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जहां मोनोपोली चलती है वहां पर तो हम प्राइस बता सकते हैं, पर जहां पे कंपटीशन चलता है वहां पर मार्केट से ही प्राइस आती है, और उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट को सेट किया जाता है, फिर कंट्रोल और रिडक्शन वगैरह किया जाता है। अरे ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट लिखिए, फोर्थ। चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोग के इस सब्जेक्ट का? ये तो आप सबको पता ही होगा, प्राइस निकालना, कॉस्ट कंट्रोल करना, कॉस्ट निकालना। एक और ऑब्जेक्टिव होता है, और वो है प्रॉफिट निकालना, ascertainment of profitability, ascertainment of profitability, ascertainment of profitability of each cost object, ascertainment of profitability of each cost object। इसको आप प्रॉफिट मत पढ़ लेना, ये प्रॉफिटेबिलिटी है, दोनों में फर्क होता है। प्रॉफिट में और प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क होता है। जैसे मान लीजिए मैं ना अपने बिजनेस में 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं, ए बी सी,
ए में सेल हो रही है 500, बी में सेल हो रही है 200 और सी में सेल हो रही है 300। ठीक है, सबकी अलग अलग सेल्स है। बताओ टोटल सेल कितनी? 1000। अच्छा, माइनस करेंगे इसमें से कॉस्ट। तो मान लो कॉस्ट है ए की 400 रुपए, ये चलो 300 ही मान लेते हैं, ज्यादा हो गया। 300, बी में 300 और सी में 200। ये कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? नहीं सही है एकदम। और टोटल हो गया 800। ठीक है, मुझे बताओ क्या मेरे बिजनेस से प्रॉफिट है? मुझे ये तो अकाउंट्स बताता है कि आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। और कितना प्रॉफिट हो रहा है? 200 रुपए का। पर जब हम इंडिविजुअली चेक करें तो ए में क्या आ रहा है? प्रॉफिट कितने का? 200 का। बी में क्या आ रहा है? लॉस 100 रुपए का। और सी में प्रॉफिट हो रहा है 100 का। इसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी निकालना। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या ए के अंदर एबिलिटी है कमाने की? क्या सी के अंदर एबिलिटी है कमाने की? पर बी के अंदर नहीं है। तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा होगा आपको आपका बिजनेस कि 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, पर बी में आपको नुकसान हो रहा है और इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। अगर आप बी को नहीं बेचते तो प्रॉफिट 300 का हो रहा होता कंपनी का। तो अकाउंट्स नहीं बताता ये सब। अकाउंट सब्जेक्ट प्रॉफिट निकालना सिखाता है, ट्रेडिंग पी&एल बनाना सिखाता है, पर कभी उसमें लिखा हुआ आता है कि ये प्रॉफिट ए प्रोडक्ट का है, ये प्रॉफिट बी प्रोडक्ट का, ये प्रॉफिट सी का है। आप तो ओवरऑल ही देखते हो वहां पर, वो कहलाता है प्रॉफिट। हमारे कॉस्टिंग सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव है हर एक चीज का अलग अलग प्रॉफिट निकालना। तो अब बताओ, अगर मुझे बोला जाए कि प्रॉफिट को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं, तो क्या बोलोगे? बी को बंद कर दो। ठीक है, बी को बंद कर दो। वैसे कॉस्टिंग पढ़ने के बाद बोलना नहीं चाहिए बंद कर दो, आपको बोलना चाहिए कॉस्ट कम कर दो, है ना। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट नाम है ना, तो कॉस्ट को मैनेज करने की बात होगी। तो हम बोलेंगे कि भाई इसकी कॉस्ट को कम करो, या अगर लग रहा है कॉस्ट को नहीं बढ़ा सकते तो सेल को बढ़ाओ फिर। ठीक है, कुछ तो करो जिससे प्रॉफिट बढ़े, क्योंकि बंद करने से तो 300 ही होगा। पर अगर मान लो इसमें अगर कॉस्ट 190 भी ले आते हैं और 10 रुपए कमा लेते हैं तो प्रॉफिट 310 होगा। तो इसलिए बंद नहीं सोचो, आप सोचो और क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग करना, डिसाइड करना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप बना रहे हो इसलिए महंगा पड़ रहा है, आप मत बनाओ, आप किसी से खरीद के ले आओ, शायद सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मारुति कंपनी है, जैसे मारुति कंपनी क्या बनाती है? कार्स, फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर नहीं बनाती वो ना, फोर व्हीलर ही बनाती है। और ट्रक वक भी नहीं बनाती, इसलिए अपन कार ही बोले रैदर। तो कार्स जो वो बनाती है, क्या उसके टायर भी वही बनाती है? नहीं, टायर तो बाहर से ही आता है। तो एमआरएफ कंपनी का टायर लगा लिया, या सीएट कंपनी का टायर लगा लिया, जेके का लगा लिया, मिशलिन लगा लिया, हाँ, अपोलो, ब्रिज, हाँ बोलिए यश बोलो। सर बोल के रह गया। चलो, तो कार जो है वो उसमें टायर जो है कंपनी बाहर से ही लाती है। तो ये सोचो ना, जब पूरी कार वो बना सकती है तो टायर बनाने में क्या जा रहा है? छोटा सा टायर ही तो है, कॉस्ट ज्यादा आती है। क्योंकि मारुति कंपनी टायर बनाएगी सिर्फ अपने लिए, और जब एमआरएफ टायर बनाएगी तो सबके लिए। ठीक है ना, वो अलग अलग कंपनीज के लिए टायर बनाएगी। प्लस जब गाड़ी में टायर पुरानी हो जाती है तो फिर अपन टायर चेंज कराने मारुति के पास थोड़ी जाएंगे, अपन तो कार टायर डीलर के पास जाएंगे, एमआरएफ के पास जाएंगे। तो उनके लिए भी तो एमआरएफ बना रही है, तो एमआरएफ का टायर का वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। मारुति कितने ही बना लेगी टायर, ठीक है, तो कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो मतलब कभी कभी खरीदने में भी सस्ता पड़ता है, जरूरी नहीं है हमेशा हर चीज बनाई जाए। ठीक है, तो लिखिए लास्ट
फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखिए, डिसीजन मेकिंग। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव लिखिए, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स, डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजर्स, डैश लगा के लिख लो, मेक और बाय, मेक और बाय, कॉमा, की फैक्टर। की फैक्टर क्या होता था याद है आपको? की फैक्टर में क्या होता था? लिमिटेड रिसोर्स होते थे और 2-4 प्रोडक्ट बनाने हैं तो सारे तो बना नहीं सकते, डिसाइड करो कि कौन सा वाले में ज़्यादा फायदा है, कौन से में कम फायदा है, रैंकिंग वगैरह करते थे। डिसीजन मेकिंग ये है ना, की फैक्टर, कॉमा शट डाउन, कॉमा शट डाउन, कॉमा इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस सुना होगा आपने कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दूँ एक, मुझे बताना, मान लीजिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ए में वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट समझते हो आप लोग है ना, और बी में वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए है। कौन सा अच्छा है? ए, वेरिएबल कॉस्ट कम है। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट ए में 10,000 रुपए है, बी में 15,000 रुपए है। अब बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ए ही अच्छा है। पर मान लीजिए ये उल्टा हो जाए, ए में 15,000 है और बी में 10,000 है। अब बताओ कौन सा अच्छा है? हाँ, कितनी क्वांटिटी? तो अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि मैं 1,000 यूनिट बना रहा हूँ, तो बताओ कौन सा अच्छा? 1,000 तो सेम आएगा ना। 1,000 में दोनों में कॉस्ट सेम आ रही है। 1,000 इंटू 10, 10,000 प्लस 15, 25,000। इधर 1,000 इंटू 15, 15,000 प्लस 10,000, 25। इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट। पर हाँ, अगर आप बोलोगे 1,000 से कम, 1,000 से कम 800 यूनिट्स बना रहे हैं, तो फिर बी अच्छा आएगा। और अगर आप बोलोगे 1200 तो फिर ए अच्छा आएगा। तो ये भी एक डिसीजन मेकिंग है कि कितना बनाने वाले हो ये बताओ, तब हम बताएंगे कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, एटसेट्रा। बस इतने ही एग्जांपल लिखना है, एटसेट्रा। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको याद रखने हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट इसीलिए पढ़ाया जाता है। ये 5 ऑब्जेक्टिव याद रखने से हेल्प ये मिलेगी आपको कि आपको लगेगा कि जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इन 5 ही चीजों पे आता है। या तो वो कॉस्ट निकालने का क्वेश्चन होगा, या वो कम करने का क्वेश्चन होगा, या वो प्राइस निकालने का क्वेश्चन होगा, या वो प्रॉफिट निकालने का क्वेश्चन होगा, या वो डिसाइड करने का क्वेश्चन होगा। मतलब चैप्टर्स ही सारे इस पे बने हुए हैं। मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ ना, क्यूटी की बात नहीं कर रहा। क्यूटी थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, वो मैनेजमेंट, वो मास्टर्स का टेक्निक है कि भाई हम लोग अगर मान लीजिए एलोकेशन करना है तो कैसे एलोकेट करें, जैसे असाइनमेंट में करते थे। ट्रांसपोर्टेशन करना है तो फैक्ट्री को कौन सा वेयर हाउस दे, वो थोड़ा अलग कंसेप्ट से चलता है। कॉस्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़ते हैं वो हम लोग इन 5 वजह से ही पढ़ते हैं। ठीक है ना, पक्का क्लियर है ये चीज़? तो ये आज हम बेसिक्स रखते हैं। वैसे मुझे 2-4 चीज़ें और सिखानी है, पर ये जो बेसिक्स है ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ये इसलिए पढ़ाया गया है कि ये आपको इंटर से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर नहीं याद है तो लर्न कर लेना, और लगता हो कि ये तो आता ही था हमें, तो थोड़ा सा रीड करके आ जाना बस, और क्या। ठीक है, तो कल इसके आगे और बताता हूँ ना।